हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी की किताब है जिसका नाम है गंगा, उसका पाठ 10 जो कि भारती जय विजय करे, ये कविता है। देशभक्ति पर आधारित एक देश प्रेम पर आधारित यह कविता है जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इसके पहली वीडियो में हमने इस कविता की व्याख्या समझी थी, जिसकी वीडियो आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यदि आपने व्याख्या नहीं समझी है कविता की तो आप वीडियो को देखिए और पूरी व्याख्या समझिए। देश प्रेम पर आधारित है। देश की जो प्राकृतिक चीजें हैं और गौरवशाली इतिहास है, उसको जो है कवि ने इस कविता में उठाया है। जैसे हम इस कविता को पढ़ते चलेंगे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपकी कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं भारती। भारती मतलब कवि ने पहले ही शब्द में भारत देश को भारत माता की संज्ञा दी है। देश है, लेकिन हम आज से ही नहीं कह सकते हैं, पुरातन समय से ही भारत को एक माँ की संज्ञा देते हैं, माता कहते हैं। तो भारत माता कहते हैं। यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, हे भारती, हे भारत माता देवी, जय हो, आपकी जय हो और आप सदैव विजय करें। शुरुआत में ही जैसे हम किसी की वंदना करते हैं या किसी की प्रार्थना करते हैं, अक्सर हम जब मंदिर जाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, किसी भी देवी देवता की जय करते हैं, जय घोष करते हैं। तो कवि ने भी कविता शुरू करने से पहले ऐसा ही किया है। वह भारत माता की जय घोष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी जय हो, आप सदैव विजय प्राप्त करें, आपको कभी भी हार का सामना या हार का मुंह न देखना पड़े, आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। कनक शस्य कमल धरे, और कवि कह रहा है कि जो है आपके एक हाथ में जो है कनक शस्य, कनक का मतलब होता है सोना, शस्य मतलब होता है फसल, कि सोने के समान जो चमकीली फसल है, और दूसरे हाथ में आपके जो है कमल धरे, आपने जो है कमल को धारण किया हुआ है। ये दिखाते हैं दोनों शब्द कमल शस्य, ये दिखाता है कि भारत की भूमि कितनी उपजाऊ है, भारत की भूमि कितनी समृद्ध है, कि भारत की भूमि इतनी समृद्ध है कि यहाँ की फसलें जो है सोने के समान चमकीली है। वो जो धरती है, कुछ भी बोए तो वो सोना उगलती है। और कमल जो है हमारे जो देश की सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता है, साथ ही देश की शालीनता को, क्योंकि कमल जो है कोमल होता है, शालीन होता है, तो वो इस चीज को भी प्रदर्शित करता है। तो कहता है कि हे भारत माता, आप जो है विजय करें। आपने एक हाथ में सोने सी चमकीली फसल धारण की है और दूसरे हाथ में कमल। आपके पद तल में लंका है, श्रीलंका देश है, वह ऐसा दिखता है जैसे शतदल, शत मतलब होता है 100, दल मतलब होता है पंखुड़ी, 100 पंखुड़ियों के जो है कमल की भांति लंका आपके पैरों के नीचे है। और गर्जित उर्मी सागर जल धोता सुचि चरण युगल, और यहाँ इसका मतलब है कि सागर का जो जल है, कौन सा सागर है, भारत माता के चरणों के नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो क्या करता है, भारत माता के शुचि, शुचि जो है शुद्ध बोलते हैं। शुचि जो शब्द है बच्चों, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखना है। शुचि मतलब शुद्ध या पावन, ठीक है, पावन सही रहेगा वो सब। जो पावन चरण है उनको कौन धोता है, समुद्र, हिंद महासागर का जल जो है पैरों को धोता है। और गर्जित उर्मी, गर्जित उर्मी का मतलब होता है गर्जित, और उर्मी दो शब्दों से मिलकर बना है। उर्मी का मतलब होता है लहर, और गर्जित मतलब गरजना, कि जो सागर की जो गर्जना है, जो उसमें उठती हुई लहर है। शतव, शतव का मतलब होता है बड़ाई कर रही है या प्रशंसा कर रही है। जो सागर के अंदर जो लहरें उठ रही हैं, उनकी गर्जना ऐसे लगती है कि जैसे बहु अर्थ, बहु मतलब विविध, अर्थ मतलब तरीके से, कई विविध तरीकों से जो समुद्र की लहरें हैं गर्जना करती हैं, वो ऐसा प्रतीत होती हैं कि जैसे भारत माँ की प्रशंसा कर रही हैं, वंदना कर रही, बड़ाई कर रही हैं। और आगे भारत माता के बारे में कहा है कि भारत माता के तरु तृण वन लता वसन, जो ये पेड़ घास तिनका जंगल बेल, ये माता के कपड़े हैं। आंचल में खचित, खचित मतलब होता है जड़े हुए हैं, ठीक है, या लगे हुए हैं। जो धरती माता है हमारी भारत धरती पर, जो फूल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि माता का जो आंचल है, पल्लू है, वस्त्र मतलब वस्त्रों का जो पल्लू होता है, आंचल होता है, उस पर जैसे किसी ने जो है सुमन फूल जड़ दियो। गंगा का ज्योतिर्जल कण, धवल हार, धवलधार हार गले,
और जो गंगा का जो पवित्र जल है, प्रकाशमान जो जल है, वह ऐसा लगता है, उसकी जो सफेद धारा है, गंगा के जल की सफेद धारा ऐसे लगती है जैसे कि भारत माता के गले में दिव्य हार पड़ा हो। ठीक है, सफेद मोतियों का दिव्य हार पड़ा हो। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, और मुकुट मतलब होता है ताज, हिम शुभ्र मतलब कि सफेद, श्वेत, सफेद, और हिम मतलब बर्फ, और तुषार मतलब होता है ओश को बोलते हैं। आप देखेंगे कि जब आप जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आपको बर्फ और चारों तरफ ऐसे ओश सी बादल से हुए दिखाई देंगे। तो जो हिमालय पर्वत पर जो पड़ी हुई बर्फ और ओश है, वो ऐसी लगती है जैसे कि भारत माँ के सिर पर ताज या मुकुट रखा हो। और ओंकार की जो ध्वनि है, वह चारों दिशाओं में गूंजित हो रही है, और वो ओंकार की ध्वनि ऐसे लगती है जैसे सौ मुख, शतमुख मतलब होता है सौ मुख, और शत्रव मतलब होता है सैकड़ों ध्वनि। शत्रव का मतलब होता है सैकड़ों ध्वनि। जो ओंकार की जो ध्वनि है, ओम का जो उच्चारण है, चारों दिशाओं में ऐसे फैला प्रतीत होता है जैसे कि सौ मुखों से सौ ध्वनियां एक साथ जो है मुखरित मतलब होता है उनकी ध्वनि सुनाई दे रही हो। सौ मुखों से सौ ध्वनियां एक साथ सुनाई दे रही हो, ऐसा प्रतीत होता है जब ओंकार की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है। तो ये थी पोयम। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, देखते हैं क्या क्या दिया गया। हमने जल्दी से पूरी पोयम को एक बार फिर से रिकैप्चुलेट किया है। रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारती जय विजय करे। कवि ने ये कहा है पहली पंक्ति में कि हे भारती, हे भारत माता, आप सदैव विजय प्राप्त करें। किस किस क्षेत्र में, ये बताना। कविता में विशेष रूप से किसकी विजय करने की बात कल्पना जो है कवि कर रहा है। भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति कर रहा है। प्रशस्ति का मतलब होता है कि बड़ा प्रशंसा कर रहा है। कवि ऐसा कहकर भारत की जय विजय करे, यह बोलकर कवि जो है भारत की भौगोलिक संरचना की बड़ाई कर रहा है? नहीं, भौगोलिक संरचना नहीं, सांस्कृतिक विविधता ये भी नहीं, एक पहलू को नहीं ले रहा है कि कवि ये नहीं चाहता कि सिर्फ भारत जो है एक ही पहलू में आगे बढ़े, उसकी एक ही क्षेत्र में जो है तरक्की हो, नहीं, बल्कि कवि की भावना ये कह रही है कि भारत का जो है ज्ञान, चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्राकृतिक धरोहर हो, या फिर भारत की संपन्नता, रिचनेस। रिचनेस किस तरीके से, कल्चरल रिचनेस हो सकती है, डाइवर्सिटी के लेवल पर रिचनेस हो सकती है, और हम जो है हिस्टोरिकल रिचनेस की बात कह सकते हैं। तो कवि ऐसा कह के कि भारती जय विजय करे, कवि ये चाहता है कि भारत जो है सभी क्षेत्रों में, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रकृति का, संपन्नता का, इन सभी में कवि चाहता है कि जो है भारत माता तरक्की करे, विजय प्राप्त करे। तो इन तीनों की प्रशंसा एक ही पंक्ति में की गई है। चलिए दूसरा प्रश्न, कनक शस्य कमल धरे, इसका भाव अर्थ क्या है। कवि, कनक मतलब होता है सोना, कवि चाहता है कि जो सोने रूपी शस्य, शस्य बच्चों संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है फसल, कि सोने रूपी जो फसल है वो क्या है, भारत में उगती है, और भारत माता सदैव कमल धारण किए रहती है। तो ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है। भारत की धन धान्यता की संपन्नता दर्शा रही है? बिल्कुल नहीं। भारत की नदियों का सौंदर्य? नहीं, भारत की नदियों का सौंदर्य नहीं। यहाँ तो ये बताया गया है कि लोक जीवन में सुंदरता, सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास? नहीं, इसमें जो है पहला ही सही होगा। शस्य और जो है कमल, ये दिखाता है कि भारत में जो है सोने रूपी जो फसल है वो क्या है, भारत की उपजाऊ उपजाऊ जमीन उपजाऊ जमीन या उर्वरक जमीन को दर्शाता है, जिससे सोना निकलता है। भारत की धरती एक ऐसी धरती है जो फसल नहीं उगाती है, बल्कि खेतों में सोना उगता है। जैसे आपने अक्सर एक गीत भी सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। तो कवि उस गाने में भी यही कह रहा है, फसल नहीं, मेरे देश की धरती सोना उगले, और इसके अलावा क्या उगलती है, हीरे मोती। कवि इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाह रहा है कि मेरे देश की धरती ऐसी धरती है कि जो धन धान्य से संपन्न है। संपन्न का मतलब होता है कि हमारी धरती रिच है, रिच इन कल्चर, चाहे इन एग्रीकल्चर फील्ड कहें, या हिस्टोरिकल, या सोशल, और या इकोनॉमिकल, तो हर तरीके से हमारे देश की धरती जो है रिच है। कनक शस्य का अर्थ यहाँ होता है बच्चों सोने की तरह, सोने जैसी फसलें खेतों में लहराती है, और जब वो सोने जैसी फसलें खेतों में लहराती है तो वो हमारे देश की समृद्धि को दर्शाती है।
रिचनेस को दर्शाती है। चलिए तीसरा प्रश्न है, समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्ति कौन सी है? भारत की जो महत्व का उद्घोष, उद्घोष मतलब जयकारा करने, उद्घोष या जय घोष कह लीजिए या जयकारा करने वाली पंक्ति कौन सी है? गंगा ज्योतिर्जलकण धवल धार हार गले, गर्जितो उर्मी सागर जल दोता सुचि चरण युगल। नहीं, इसमें हम कहेंगे कि जो है इसका उत्तर होगा भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। ये भी नहीं है। कवि ये चाहता है कि ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख शत्रव मुखरे, ये जो पंक्ति है ये जो है भारत के महत्व का उद्घोष दर्शाती है। भारत में इतना जो है भारत में अपने आप में हर एक क्षेत्र में इतनी तरक्की है, इतना महत्व बढ़ा है कि उस तरक्की की जो ध्वनित है, गूंज है, वो चारों दिशाओं में भारत को जो है भारत के महत्व को जो है भारत के महत्व के बारे में बता रही है। इसके लिए कवि ने एक लाइन ये भी लिखी है कि इतनी जो मतलब भारत की महत्व है कि जो संसार के देशों में जितने भी शतमुख हैं, सौ मुख भारत की प्रशंसा एक साथ करते हैं। मुखरित मतलब कि उनके मुंह से जो है भारत की प्रशंसा सुनाई देती है। तो ये पंक्ति जो है इसका आंसर होगा। अगला है प्रश्न 4, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता पर आधारित है? देखिए हम इसमें बात करेंगे, पहले थोड़ा कवि के बारे में जानते हैं। कवि जो है वास्तव में बंगाल से है, ये ध्यान रखना है, बंगाल से है। तो बंगाल है तो मातृभाषा जो है कवि की वो है बंगाली मातृभाषा। और बंगाली में क्या है बच्चों, बंगाली में ढेर सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से एज इट इज यूज कर लिए जाते हैं। उसका उदाहरण भी हम देखेंगे। और जो है इसके अलावा समास युक्त शब्दों का प्रयोग भी किया गया, समास युक्त शब्दों का प्रयोग। दोनों के उदाहरण देखें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सरल और बोलचाल की भाषा, देखिए हमारी दृष्टि से सरल और बोलचाल की भाषा कवि ने यूज नहीं की है, क्यों? कवि ने अपनी जो कविता है उसमें बांग्ला और संस्कृत के भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए सरल और बोलचाल की भाषा आम आदमी के बोलचाल की भाषा तो नहीं है। ठीक है। हास्य और व्यंग्यपूर्ण, कविता में कहीं पर भी ऐसी कोई भी घटना नहीं है जहां पर आपको महसूस हो कि ये कविता हंसी पर आधारित है या फिर देश की संपत्ति पर, देश की संपदा पर व्यंग्य किया गया, कमेंट किया गया, टॉन्ट किया गया, ये भी नहीं है। ठीक है। कवि कहीं पर भी संवाद नहीं कर रहा है, देश से कहीं संवाद नहीं कर रहा, बल्कि देश की जो है क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, संवाद नहीं, देश का गुणगान कर रहा है। जिस तरीके से हम किसी मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे ही कवि के लिए उसका जो आराध्य है वो देश की धरती, देश जो है सबसे पहले है, तो वो देश को जो है पहले देखते हुए देश की प्रशंसा कर रहा है। तो संस्कृत निष्ठ और समास युक्त भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। कैसे कह दिया सर आपने? संस्कृत के कई सारे शब्द बच्चों ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत के शब्दों को हिंदी में जब यूज किया जाता है तो बच्चों उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। तो 2-4 शब्दों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे संस्कृत के शब्द, जैसे पद तल, पद है, पद मतलब होता है, पद तो है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से एज इट इज यूज किए जाते हैं हिंदी में उनको तत्सम बोलते हैं। और तद्भव होते हैं जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आते हैं उनको तद्भव कहते हैं। जो पद जो शब्द है तत्सम है, संस्कृत का शब्द। शत, शत भी जो है, शत का मतलब होता है 100, 100, तो ये भी संस्कृत का शब्द है। शुचि, शुचि जो शब्द है ये भी संस्कृत का शब्द है। ठीक। और ऐसे ही शस्य जो शब्द है, शस्य, ठीक, ये भी जो है शस्य फसल के लिए यूज हुआ है। ठीक। तो इस तरीके से धवल, धवल हो गया, और इसके अलावा शुभ्र हो गया, प्रणव हो गया, शतमुख, शतरव, ये शतमुख, शतरव, ये जो है समास शब्द है, समास युक्त शब्द। इनको अब हम आगे पढ़ेंगे भी, समास युक्त शब्दों को। एक जैसे ज्योतिर्जल है, ये भी पदतल, शतदल, ये सब जो है समास युक्त शब्द भी है। इसलिए जो इस कविता में भाषा प्रयोग हुई है और भाषा शैली प्रयोग हुई है वो हुई है संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। चलिए अब 5वां प्रश्न, भारत के वस्त्रों में, भारत माता के वस्त्रों में ध्रुव, तृण, वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस चेतना का संदेश देते हैं? तो इस तरीके का प्रयोग करके कवि जो है
पर्यावरणीय पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देते हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा की जो धारा है वो हमारे लिए आज से नहीं, पुरातन समय से सांस्कृतिक महत्व रखे हुए है। उसका अपना सांस्कृतिक धार्मिक महत्व बहुत है हमारे लिए। और ये जो तरु तृण वन लता ये जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसलिए कवि जो है इनका प्रयोग करके कविता में चाहता है कि पाठक या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसमें अपने देश के पर्यावरण के प्रति चेतना का विकास हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, अर्थ और भाव। चलिए पंक्तियां दी गई हैं। पहली पंक्ति पढ़ते हैं कि लंका पद तल शतदल गर्जित उर्मी सागर जल दोता सुचि चरण युगल। पहली ये पंक्तियां यहाँ कहा है कि इन पंक्तियों का पहले तो अर्थ बताइए क्या है, फिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है वो भाव भी समझाइए। ठीक है, तो हम दोनों चीजें साथ में करते चलेंगे। पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ है, देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में भारत माता के जो है बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। भारत माता के पैरों के बारे में, भारत माता की पैरों की ये बताइए कि भाई नीचे जो श्रीलंका है वो सौ पंखुड़ियों वाले कमल की भांति दिखाई देता है। समुद्र का जिक्र किया है, जो कि समुद्र अपनी लहरों से भारत माता के चरणों को, पावन चरणों को धोता है। तो ये सब बातें यहाँ लिखेंगे। पहले अर्थ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भारत माता के चरणों, भारत माता के चरणों के नीचे श्रीलंका, लंका का अर्थ श्रीलंका देश, श्रीलंका देश किसके भांति दिख रहा है? सौ पंखुड़ियों वाले कमल की तरह सुशोभित है। आपने अक्सर माता लक्ष्मी की तस्वीर देखी होगी। माता लक्ष्मी जो है अक्सर आप देखेंगे कि वो कमल के फूल पर पंखुड़ियों के बीच में बैठी हुई दिखाई देती है। तो अक्सर ऐसा यहाँ पर भी जो है कवि ने जो है भारत माता को ऐसे ही दर्शाया है। और क्या बताया कि जो गर्जित उर्मी सागर जल धोता सुचि चरण युगल, यहाँ पर ये कह रहा है कि सागर जो है, सागर कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिंद महासागर की गर्जना, हिंद महासागर की जो गर्जना है, करती लहरें हैं, वो क्या कर रही हैं? सागर की लहरें जो है उनके पवित्र चरणों को धो रही हैं। तो ये इसकी व्याख्या है कि भारत माता के चरणों के नीचे पद तल, पद मतलब पैर, तल मतलब नीचे, पैरों के नीचे, शत दल, दल का मतलब होता है पंखुड़ी, और शत मतलब सौ पंखुड़ियों, शत दल का अर्थ हो गया कि 100 पंखुड़ियों वाला कमल की भांति जो है श्रीलंका देश जो है पैरों के नीचे दिखाया गया है। और जो हिंद महासागर की जो उठती लहरें हैं, गर्जना करती हुई लहरें, वो ऐसी लगती हैं कि जैसे भारत माता के चरणों को धोती है। अब हम बात करें इन पंक्तियों का भाव। भाव यही है कि भारत को महान दिखाया गया, महान, और उसका जो भव्यता है उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया भारत माता का। तो हम लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत माता की विशालता और भव्यता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। ये हम लिखेंगे चित्र प्रस्तुत किया। कवि ने भारत माता को बहुत ही विशाल और भव्य दिखा। भव्य मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। अब आगे है प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाए उदार शतमुख शत्रव मुख। इसका मतलब क्या है कि देखो, यहाँ कवि कह रहा है कि भारत की जो चेतना का मुख्य स्वर है, ठीक, भारत कोई एक जड़ देश नहीं है, मृत देश नहीं है, जीवित देश है अपने आप में। ठीक है, चेतना है इसके अंदर। आज भी ये जो है ऐसा नहीं कह सकते कि मृत देश नहीं,
ये हमेशा से सदियों से एक जीवित देश की भांति है, इसलिए तो हम भारत माता कहते हैं इसको। ठीक है, जो भारत की चेतना का जो प्राण का जो स्वर है वो क्या है, ओंकार, ओम की ध्वनि है। सदैव से हम जो है सनातन धर्म में यही फॉलो करते हैं कि शिव जो है सर्वोपरि है और शिव का जो मुख्य जो स्वर है वो है ओम की ध्वनि। तो उसी से ही सारा जो भारत है वो पवित्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो भारत की चेतना है, भारत की चेतना, भारत की जो प्राण का या आत्मा का मुख्य जो स्वर है, भारत की आत्मा का जो मुख्य स्वर है वो क्या है, ओम। ओम की पवित्रता, ओम की पवित्र ध्वनि, ये है जो भारत की आत्मा का जो मुख्य स्वर है। ये क्या करता है, संसार की सभी दिशाओं में, ओम की ध्वनि संसार की सभी दिशाओं में क्या हो रही है, गूंज रही है, गूंज रही है। ये हो गया। अब अंतिम लाइन है, सतमुख सत्रव मुख रही। इसका मतलब है कि ये जो ओम की ध्वनि है, यह ध्वनि कैसी प्रतीत होती है, यह ध्वनि सैकड़ों मुखों, यह ध्वनि सैकड़ों मुखों से, सैकड़ों मुखों से एक साथ जो है सो ध्वनि, सो ध्वनियां एक साथ, सो ध्वनियां एक साथ भारत का गुणगान, गुणगान जो है एक साथ भारत का गुणगान कर रही है। तो ये लाइन का अर्थ ये है कि भारत की चेतना का जो प्राण है, भारत के जो प्राणों का मुख्य जो स्वर है वो क्या है, ओम ध्वनि का उच्चारण, ओम ध्वनि की गुंजन, जो कि सभी दिशाओं में गूंज रही है। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर ओम के उच्चारण का जो है बहुत ही धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। ठीक, और यह जो उच्चारण है यह सभी दिशाओं में गूंज रहा है और यह ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों मुखों से सैकड़ों ध्वनियां एक साथ इस जो है जो ओम का जो जयघोष है एक साथ कर रही हो। तो ये था बच्चों दोनों पंक्तियां। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखे मेरी समझ मेरे विचार। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, हमने इनके उत्तर बच्चों एक ही साथ लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, एक एक प्रश्न देखते हैं और इनके उत्तरों को जो है जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। अब हम आ गए हैं प्रश्नों पर। यहाँ जो हमने पीछे देखा था किताब में, पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया कि कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। देखो पूरी कविता जो है ये देश प्रेम पर आधारित है, देश प्रेम। कवि चाहता है कि अपनी इस कविता के माध्यम से देश के सोए हुए लोगों को या फिर अंग्रेजों के अधीन हो चुके लोगों में अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना भरना चाहता है। वह चाहता है कि सारे एक बार फिर से देश के सारे व्यक्ति अपने देश के प्रति भक्त हो जाएं। ठीक है, देशभक्ति की भावना को जो है वह जगाना चाहता है। लोगों को देशभक्ति का महत्व समझाने के लिए वह जो है देश के सांस्कृतिक गौरव, प्राकृतिक संसाधनों का जिक्र करता है। ठीक, तो यही इसके उत्तर में हमने लिखना है कि कविता में कवि की तीव्र राष्ट्रभक्ति दिखाई गई है, देश के प्रति प्रेम, और कवि ने कविता में भारतीय सांस्कृतिक गौरव को भी दिखाया है और भारत की भक्ति की भावना को की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। सांस्कृतिक गौरव कैसे दिखाया, सांस्कृतिक गौरव के रूप में हम कह सकते हैं कि कवि ने अपनी कविता में गंगा का जिक्र किया, गंगा नदी, और जो है इसके अलावा हिंद महासागर का जिक्र किया है। इसके अलावा ही जो है गंगा के बारे में तो बताया ही है, बात की जाए, और इसके अलावा जो पंक्ति यूज की गई है इसमें हम कह सकते हैं कि भाई ओंकार की ध्वनि का उच्चारण, तो ये सब जो है सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। चलिए अब आगे है, भारत में कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भाई प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में एक लाइन आई है हमारी इस कविता में, क्या, तरु तृण वन लता वसन। ये जो प्राकृतिक चीजें है ना, तरु पेड़, तृण घास, वन घने जंगल, लताएं, ये जो है भारत माता के वस्त्र के रूप में दिखाए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये एक तरीके से भारत माता की साड़ी के रूप में दिखाए गए हैं। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? बिल्कुल सही है। देखिए देश प्रेम बच्चों सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है बंदूक लेकर और बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाएं, वो सिर्फ वो देशभक्ति नहीं है। हमारे देश में जितने भी चीजें हैं यदि आप उनका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें
उनका संरक्षण करें तो वो भी देशभक्ति है। यदि आप मन लगाकर पढ़ें, वो भी देशभक्ति है। आप सारा दिन भर फ़ोन में बिताते हैं, आप जो है इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं, वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये है कि आप जो है विद्यालय में जाकर मन लगाकर पढ़ें। यदि आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई देश के काम आए, मैं बड़ा होकर कोई इंजीनियर बनूँ, साइंटिस्ट बनूँ, डॉक्टर बनूँ और देशवासियों की सेवा करूँ, वो एक सेवा ही है, देश प्रेम ही है, ठीक है? तो जो भी चीज़ आप देश के फ़ायदे के लिए कर पा रहे हैं, जिससे देश की तरक्की हो, उत्थान हो, देश आगे बढ़े, वो सभी देश प्रेम है। आप बिजली घर में बिजली बचा रहे हैं, ठीक है? बेवज़ह बिजली नहीं जला रहे हैं, तो वो भी देश प्रेम है। पानी की बचत कर ली आपने, वो भी देश प्रेम है। पेड़-पौधे लगा दिए, वो भी देश प्रेम है। आपने ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका जो है तोड़-फोड़ नहीं की, वो भी देश प्रेम है। आप बस में जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर आपने बस में तोड़-फोड़ कर दी, वो देश प्रेम नहीं है, वो देशद्रोह है। क्यों? क्योंकि वो देश की प्रॉपर्टी है, आप उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। पेड़-पौधे जो है देश की धरोहर है, आप उनको काट रहे हैं, वो गलत बात है, ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण भी देश प्रेम होता है। सिर्फ बंदूक लेकर, ठीक है, यूनिफ़ॉर्म पहनकर हम बॉर्डर पर चले जाएँ और वहाँ हम जाके दिखाएँ कि हम देशभक्त हैं, सिर्फ वही देशभक्त नहीं, वो भी है, लेकिन हर एक कार्य जो देश के प्रति हमें वफ़ादार बनाए, देश के प्रति हमारी जवाबदेही बनाए, वो सब काम जो है देश प्रेम दिखाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कविता में भारत की प्रकृति को वस्त्रों और आभूषणों के रूप में दिखाया गया। जैसे हिमालय जो है इस भारत माता का मुकुट है, गंगा नदी गले का एक दिव्य हार दिखाया गया है और यहाँ के पेड़-पौधे, जंगल भारत माता के वस्त्र अर्थात साड़ी के रूप में दिखाए गए। अब दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ, प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम है, ठीक है ना? क्योंकि प्रकृति देश की पहचान है और हमारे जीवन का आधार है। देखिए, प्रकृति नहीं रही तो बच्चों प्रकृति में सिर्फ ये नहीं पेड़-पौधे आते हैं, जीव-जंतु भी आते हैं, ठीक है? और जो है इसके अलावा सब चीज़ें जितनी भी हमें प्रकृति से मिलती है, वायु मिलती है, जल मिलती है, तो ये सब जो है प्रकृति का ही हिस्सा है और इन्हीं से ही जो है मानव जीवन जो है टिका हुआ है। देश को स्वच्छ और हरा-भरा रखना भी इस देश की सच्ची देशभक्ति है। तो हमने हर चीज़ को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, सोच समझ के साथ प्रयोग करना है। अब अगला प्रश्न है, कनक शस्य कमल धरे। कनक शस्य कमल धरे में भारत की किन-किन पंक्तियों को की ओर संकेत किया गया? देखिए, कनक शस्य मैंने बताया था कि भारत की जो है धरती की जो है हम कह सकते हैं धरती कहेंगे यहाँ पर बच्चों, धरती की जो कहेंगे समृद्धि है, रिचनेस है, उसकी बात करेंगे, ठीक? और कमल का जो अर्थ है वो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय आध्यात्म में बहुत महत्व है। हम अक्सर देवी-देवताओं पर कमल का फूल अर्पित करते हैं। हमने देखा है कि हमारे देवी-देवताओं के जैसे माता सरस्वती है, माता लक्ष्मी है, ठीक? उनके आपने हाथों में कमल देखा है, ठीक? तो इस तरीके से हम इन पंक्तियों में कहेंगे कि भारत की संपन्नता और आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। यह पंक्ति मुख्य रूप से 2 बड़ी विशेषताओं की ओर संकेत करती है। कनक शस्य का अर्थ है कृषि में भारत संपन्न है, कृषि में संपन्नता। कनक शस्य का अर्थ है कि भारत में सोने जैसी फसलें जैसे गेहूं, धान, यह संकेत करता है कि भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और धन धान्य से भरपूर है। जब हमारे यहाँ पर खेतों में जो फसल पकती है, गेहूं की फसल पकी हुई पीली ऐसी हो जाती है, दूर तक मानो ऐसा लगता है कि भारत की धरती पर सोना पसरा हुआ है, ठीक? और जब किसान उस फसल को बेचता है, तो घर धन से जो है भर जाता है और जब किस देश का किसान खुश होता है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पवित्रता दिखाता है कमल, हमने बात कर ही ली है। कमल धरे का अर्थ है कि हाथ में कमल धारण करने वाली कौन? यहाँ पर बात की गई है भारत माता, ठीक है? हमारे तो बच्चों संस्कृति ऐसी है कि देवी भी जो है माता लक्ष्मी या दुर्गा जो है हाथ में कमल रखती है। सरस्वती माता को देख लीजिए आप, कमल जो है हमारे यहाँ पर सुंदरता का और पवित्रता का प्रतीक है, जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है या दिखाता है, ये हम कहेंगे। कमल तो बच्चों अपने आप में आपने देखा होगा जब दुर्गा पूजा होती है या नवरात्रे लगते हैं तो हम जो है माता को कमल का फूल भेंट करते हैं, ठीक है? ताजा कमल का फूल। क्यों? क्योंकि अपना महत्व है, वो दर्शाता है कि भारत में कमल जो है पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है? अगला प्रश्न है, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। इस पंक्ति में भारत जो है हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया। बिल्कुल सही बात है कि जो शुभ्र हिम तुषार, हिम मतलब बर्फ, शुभ्र मतलब सफेद, सफेद जो बर्फ है वो क्या है?
मुकुट की भांति है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हिमालय की। हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, जो सूरज की रोशनी में चांदी या हीरो के मुकुट के जैसी चमकती है। ये बर्फ बच्चों ऐसे लगती है कि जिस तरीके से किसी मुकुट में आप देखेंगे सोना, चांदी, हीरे, मोती जड़ देते हैं तो वह रोशनी पड़ने पर चमक उठते हैं, तो ये बर्फ भी ऐसी ही प्रतीत होती है। हिमालय की ऊंचाई, विशालता और सुंदरता के कारण मुकुट के समान लगता है। ठीक है, कौन लगता है? हिमालय। इसीलिए कवि ने हिमालय को भारत माता का भव्य मुकुट कहा है। तो ये थे बच्चों हमारे प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया विधा से संवाद। ठीक है, प्रश्न क्या है? कविता का सौंदर्य। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ये पंक्ति हमने कविता में पढ़ी ही है। देखिए, इस पंक्ति से ऐसे लगता है कि कवि ने इसमें कोई चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। वो इसको कह के भारत भूमि को की जो है मनोरम, मनोरम मतलब मन को खुश करने वाली, मन को खुश करने वाली, खुश करने वाली चित्र एकदम से उभर कर हमारे मस्तिष्क में आ रही है। मनोरम कह लीजिए या मनोहर कह लीजिए। ठीक है, मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। ये चित्रात्मक भाषा का प्रयोग। जैसे ही कवि कह रहा है भारती जय विजय कर, तो ऐसा लगता है कि कवि साक्षात जो है देवी को, जो है देवी की आराधना करते हुए जय घोष कर रहा है। ठीक, कनक शस्य कमल धरे जैसे ये पंक्ति आती है तो ऐसा लगता है कि भारत माता के एक हाथ में जो है फसल, पकी हुई फसल है, दूसरे हाथ में माता ने कमल धारण की है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इस कविता में कुछ और भी अन्य विशेषताएं दी गई है। उन जिन पंक्तियों में वह विशेषता है उनको ढूंढकर लिखिए। चलो देखते हैं। हमने बच्चों ऑलरेडी लिख रखी है। जैसे प्रकृति का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण क्या होता है बच्चों? कि जब हम प्रकृति को, हम नेचर को, मानवीकरण का मतलब होता है कि जब हम हमारी नेचर को इंसानों वाले काम, इंसानों वाले काम करता दिखाएं। ठीक है, तो वहां मानवीकरण होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति की जो चीजें हैं वो खुद इंसानों की तरह से काम कर रही हैं। जैसे खाना खाते, दौड़ते, हंसते, बोलते, रूठते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर कविता में एक जगह पर दिखाया गया है कि जो हिंद महासागर है, अब वो तो प्रकृति का हिस्सा है, हिंद महासागर है, और उसकी जो लहरें हैं, लहरें तो निर्जीव है ना, निर्जीव, लेकिन ये दिखाया गया है कि जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं? भारत माता के पैरों को धो रही हैं। ठीक, पैर धोने का काम मनुष्य करता है, इंसान करता है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत, इंसान के विपरीत हिंद महासागर की लहरों को जो है पैर धोते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से जब काम हो, इंसान की जगह पर कोई प्रकृति की चीज इंसान वाला काम कर रही है, तो वहां पर जो है मानवीकरण होता है। एक लाइन में आपको और बताता हूं। एक कविता है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब आपने अक्सर देखा होगा कि मेघ जो है, मेघ मतलब होता है बादल। अब बादल कभी ऐसा हुआ है कि भाई बन ठन के आए हो? आप जैसे किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप बड़े बन ठन के जाते हैं, बालों में जेल लगा के, क्रीम लगाकर, डिओ सेंट छिड़क कर, और शूज पॉलिश करके, एंड टाई वाई लगा के जाते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं बनना, बनना संवरना, है ना। तो बादलों के बारे में ये बात कही गई है। बनने संवरने का काम होता है पुरुषों का, स्त्रियों का, लेकिन यहाँ तो बताया मेघ बन के ठन के जा रहे नहीं। तो यहाँ पर जब ऐसा काम हो कि जब प्राकृतिक चीजों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाए, मानव की कामों को करते हुए दिखाया जाए, ठीक है, तो वहां होता है मानवीकरण। तो यहाँ पर भी बादलों को ऐसा दिखाया कि बन ठन के जा रहे हैं, जूते पहन के, ठीक है, या फिर जो है टाई बूट लगा के, या फिर बालों में जेल लगा के, बाल ऐसे हैं खड़े करके जा रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर होता है मानवीकरण। ठीक है, अलंकारिक प्रयोग। अलंकारिक प्रयोग मतलब कि भाई कवि ने इस कविता में अलंकारों का प्रयोग किया है। बिल्कुल किया है। एक पंक्ति दी गई है, जैसे यहाँ दो पंक्तियां हमने ली हैं। क्या क्या? मुकुट शुभ्र हिम तुषार, ये हो गई। ये दी गई है शतमुख शतरव मुखरे। स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स वर्ण बार बार आ रहा है, दो बार आया। जब ऐसी बात होती है तो बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। यदि आपने अलंकार का टॉपिक समझना है तो बच्चों हिंदी की ये जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट में डली हुई है
उस प्लेलिस्ट में आपको अलंकार की पूरी एक वीडियो मिलेगी जहां पर मैंने अलंकार अलंकार के भेद समझाए हैं। यदि आप उनको देख लोगे और तब फिर यहाँ आएंगे तो आपको बड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक पंक्ति और जो है कविता में आई है, धवल धार हार गले। ठीक, धवल धार, ध वर्ण की आवृत्ति हो रही, ध वर्ण जो है बार बार आया, 2 बार आया, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी किया है। समस्त पद और सामासिक पद, मतलब देखो समास में क्या होता है बच्चों, समास विषय भी हमने जो है वीडियो डाल रखी है, आप जो उसको भी देख सकते हैं। समास के 2 मुख्य अंग हैं, अंग कहेंगे क्या, एक तो होता है समास विग्रह, समास विग्रह, और एक होता है समस्त पद। अब ये क्या समस्या है सर, देखो जैसे कविता में एक शब्द आया है शतमुख, शतमुख, जब हम 2 शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखें, ये 2 शब्द है शत जमा मुख, ये 2 शब्द है। ठीक, इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा तब तो बन गया समस्त पद। समझे बात, दोबारा समझो, जब हम शब्दों को, 2 शब्दों को आपस में जोड़कर लिख दें, जैसे एक शब्द और देख लो शतदल, ये शब्द है, इसको तोड़ के लिखा तो शत जमा दल। ठीक, जब हमने इन 2 शब्दों को जोड़कर एक बनाया तो उसको कहेंगे हम समस्त पद। अब समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हमने इसी एक शब्द को शतमुख, इसको हमने तोड़ के लिखा शत जमा मुख, तो इसको कहेंगे विग्रह। ठीक है, क्या कहेंगे, विग्रह। जैसे एक शब्द है पद तल, अर्थात पद जमा तल, ऐसे जब शब्द आए तो उसको कहते हैं टुकड़े करके लिखना, तो कहेंगे विग्रह, और जब जोड़ के लिखते हैं तो हम कहेंगे समस्त पद। तो कविता में ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, हमने उदाहरण के रूप में लिख ही लिए हैं, जैसे ज्योतिर्जल, शतमुख, शतरव, पदतल, शतदल, तो ये सब जो है सामासिक पद है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग में हम कहेंगे कि पंक्ति दी गई है प्राण प्रणव ओंकार। ठीक है, प्राण प्रणव ओंकार जो है हमारा संस्कृत पर आधारित एक शब्द है। चलिए अब है विषयों से संवाद। ठीक है जी, क्या है, क्या कहते हैं, मानकर चलिए कि ये जो कविता है, मानना क्या था, बिल्कुल ये तो सत्यता पर आधारित बात है। ये जो कविता है बच्चों लगभग 1920 के आसपास जो है निराला जी ने लिखी है, निराला जी ने 1920 के आसपास लिखी। उस समय हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ठीक, ब्रिटिश शासन के अधीन थे, पीड़ित थे, दुखी थे, किसी का आसरा नहीं था। तो स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक या परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की किन किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, कौन कौन सी करेंगे। देखिए आज के समय में भारत जो है विज्ञान में प्रगति कर रहा है, डिजिटल विकास हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, कल्चरल जो है, कल्चरल भी और एनवायरमेंटल जो है बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं। हम जो है तकनीक में, ठीक, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, तकनीक में बहुत आगे बढ़े हैं। इसके सबके उदाहरण दूंगा बच्चों में। मैं भारत की विज्ञान प्रगति किस तरीके से कहेंगे हम, जैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, हम चांद की धरती पर गए, मून पर गए। ठीक, इसके अलावा हमने जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम आदित्य L1 है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, हमने वंदे भारत बनाई है। ठीक, और डिजिटल विकास हुआ है, आज भारत जो है डिजिटलीकरण में बहुत तरक्की कर गया है। आप देखेंगे कहाँ जो है भारत जो है में बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए या और सारे सेक्टर देख लीजिए, जहाँ पर पहले विकास की डिजिटलीकरण में रफ्तार कम थी, आज हर जगह आप कहीं भी स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनों से बच सकते हैं, कहीं से भी आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके का विकास है। महिला सशक्तिकरण हुआ है, जैसा आप देख पाते हैं कि भाई 33% इवन मोर जो है लोकसभा राज्यसभा में सीटें कर दी गई हैं। इसके अलावा महिलाएं जो है नौकरी में भागीदारी महिलाओं को मिल रही है। ठीक, तो इस तरीके से महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे यहाँ
सांस्कृतिक चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी दिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण के काम भी जो है मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के बाद भी एकता का प्रतीक है। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। छोटी बड़ी लगभग 2 से 4 हजार के बीच में भारत में भाषाएं हैं और सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है। इसके बावजूद भी भारत एक है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना तकनीक, योगा, आयुर्वेद और लोकतंत्र के क्षेत्र में भी विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही हमारे यहाँ पर पुरातन समय से ही एक अवधारणा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, सारा संसार ही एक परिवार है। भारत की यह भावना जो सबसे बड़ी भारत की विशेषता है। तो ये सब बातें जो है मैं अपने भारत में ऐड करूंगा, नया भारत यदि बनाना है तो। आगे है सतमुख सत्रह मुखरे पंक्ति में भारत के विविध जो है पर्व, उत्सव, रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता है। देखो, सतमुख सत्रह मुखरे, इसका मतलब यह है कि भारत जो है सतमुख, सत्रह मतलब हम कहेंगे कि भाई भारत में 100 मुख हैं, अर्थात 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके अपने त्योहार हैं, फेस्टिवल है, सबके अपनी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो ये बताना कि इतना सब डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी भारत एक कैसे है और ये सब अनेकता में एकता कैसे जो है, ये जो अनेकता में एकता की जो संकल्पना है किस प्रकार से जो है सही रूप ले रही है। तो हम इसके लिए ये कहेंगे कि एक ही त्योहार ले लेते हैं हम, कृषि आधारित त्योहार, बाकी को तो छोड़ देंगे, बाकी तो हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर एंड ट्रेडिशन। कृषि आधारित त्योहारों की बात करते हैं। जैसे बच्चों कृषि आधारित त्योहार करें, पंजाब में बैसाखी मनाते हैं, हरियाणा में हम कहें तो भाई क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, संक्रांति मनाते हैं। बिहार में हम कहें खिचड़ी पर्व मनाते हैं। इसके अलावा हम बिहू मनाते हैं, देखते जाना बच्चों आप, पोंगल मनाते हैं, ओणम मनाते हैं, ठीक, ओणम मनाते हैं। और एक होता है गुड़ी पड़वा, कुछ ऐसे त्योहार, बहुत सारे त्योहार हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी भाषाएं भी हैं। तो ये सब एक दूसरे को बांध कर रखती हैं, ठीक है। सतमुख सत्रह मुखरे पंक्ति भारत की बहुरंगी संस्कृति और विविध परंपराओं को दिखाती है। भारत में अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, बिहू, बैसाखी, ये सब लोगों को प्रेम और भाईचारे के सूत्र में बांधते हैं। इसका बच्चों में एक खास उदाहरण देता हूं। मैं अरुणाचल प्रदेश में था, अरुणाचल प्रदेश। अब वहां की खूबसूरती बताता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की खूबसूरती ये थी, होली आए, देखो वहां पर मुख्य तौर पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई लोग रहते हैं। लेकिन मजे की बात बताता हूं मैं आप लोगों को, इतनी एकता थी कि अरुणाचल के लोग कभी दूसरों को अलग नहीं महसूस होने देते थे। होली का त्योहार आया तो होली मना रहे हैं, दीपावली का त्योहार आ रहा है तो दीपावली मना रहे हैं। और वहां पर एक गुरुद्वारा था जहां पर गुरु पर्व मनाया जाता था। गुरु पर्व के दिन जो है लंगर खाने वहां शहर की पूरी की पूरी जनता गुरुद्वारे पहुंच जाती थी। सिखों का त्योहार है, लेकिन सारे लोग अरुणाचल में जो आसपास के लोग थे, चाहे वो बंगाली थे, असमीज थे, बिहारी थे या लोकल लोग थे अरुणाचल के, अपना टोपी मतलब ये रुमाल रखकर जो है लंगर खाते और जो है सेवा करते थे। इसके अलावा बात की जाए बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, ठीक, और उनका ईसाइयों का मुख्य त्योहार होता था क्रिसमस। क्रिसमस को तो वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो देखिए ये जो एक चीज है, ये दिखाती है कि भारत अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर को समेटे हुए है, लेकिन फिर भी जैसे ही त्योहारों की बात आती है तो प्रेम से भाईचारे से उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं त्योहारों के माध्यम से। विभिन्न भाषाएं हैं, अरुणाचल में अपनी लोकल भाषा बोली जाती थी, लेकिन लोग इतने एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे कि हिंदी बोलते आपस में अपनी लोकल भाषा में बात करते, लेकिन दूसरे लोगों से हिंदी में, इंग्लिश में, असमीज, बंगाली सब इंजॉय करते थे। वहां का लोकल डांस कुछ और था। लेकिन बात की जाए, अब हम एक घटना बताता हूँ मैं आपको, होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर आपको पता है कि जो है नाचते हैं लोग खुशी से, ठीक, नाच रहे हैं सब, गाना बज रहा है हरियाणवी, क्या बात है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि गाने में क्या कहा जा रहा है। गाना हरियाणवी बज रहा है, त्योहार होली मन रही है और खा क्या रहे हैं, गुजिया, ठीक, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक।
तो इस तरीके से बच्चों हमारा देश जो है विभिन्न भाषाएं, नृत्य, संगीत और रीति रिवाज होने के बावजूद भी सभी भारतीयों को एक संस्कृति में बांधकर उनका सम्मान करता है। यही विविधता भारत की बड़ी शक्ति है और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करती है। चलिए, ये हो गया प्रश्न। अब इसको एक बार मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति और संस्कृति और इसकी ज्ञान परंपरा का महत्व समझाते हुए एक लेख लिखिए। ये बच्चों आपने खुद करना है। देखिए, भारत की दृढ़ता को, भारत की मजबूती, सुदृढ़ मतलब होता है ये बताना है कि किस तरीके से भारत की प्रकृति, भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है और ज्ञान परंपरा रही है पुरातन समय से, पुराने समय से। आपको पता है बच्चों कि हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में लोग दुनिया से पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, और ये हो गया जो कि बिहार में है। इसके अलावा बात की जाए और भी बहुत सारे ज्ञान के केंद्र हमारे भारत में रहे हैं। ठीक, तो ये बताना है कि भारत को किस तरीके से प्रकृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज्ञान परंपरा। आप देखेंगे बच्चों, ऋषिकेश में आज भी देश दुनिया से लोग बाग योग की शिक्षा लेने आते हैं, योग शिक्षा सीखने। ठीक, तो ये हमारे ज्ञान परंपरा ही तो है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत की प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा देश को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय, नदियां, वन, प्राकृतिक संसाधन भारत की समृद्धि के मुख्य आधार हैं। भारतीय संस्कृति हमें प्रेम से रहना सिखाती है, सहिष्णुता से, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता सिखाती है, त्याग की भावना और एकता का संदेश देती है। हमारे भारत में योग प्राचीन समय से कराया जाता है, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, वेद, उपनिषद, प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा के प्रतीक रहे हैं। इसके अलावा इनसे विश्व को शांति, हमारे देश ने ही ये सिखाया है लोगों को कि युद्ध से किसी की भलाई नहीं होती, क्योंकि भारत में पहले दुनिया के सबसे बड़े युद्ध भारत में लड़े गए। ठीक, जिसमें हम महाभारत का जिक्र करते हैं और महाभारत से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। तो विश्व को शांति का संदेश भारत ने दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने सदैव जो है राज किया है, मानवता का पाठ लोगों को पढ़ाया है। तो ये सारे गुण आप जो है अपने अपने लेख में लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कविता में गंगा को भारत की स्वच्छ और श्वेत हार, जो स्वच्छ और बिल्कुल पानी है उसको श्वेत हार के रूप में और हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया है। वर्तमान संदर्भ में बात करें तो बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार से प्रभावित किया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रदूषण बढ़ा, किस तरीके का? जल प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ा तो प्रदूषित जल जो है बच्चों वो नदियों का जो प्रदूषण में आकर मिलाया गया। अब नदियों में प्रदूषित जल मिलाया गया तो गंगा नदी मैली हो गई, लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि नदी में जो जीवन है वो खतरे में आ गया और मानव जीवन भी खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे बच्चों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं जिनकी जो है इनकम गंगा मैया से निकलती है और लाखों हेक्टेयर भूमि पर फसल उगाई जाती है और उसी फसल को आगे जो है हम खाते भी हैं। ठीक, तो यदि वो प्रदूषित हो गई तो फसलों में भी जहर आएगा और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन ने क्या किया? ग्लेशियर पिघलने लग गए। ग्लेशियर पिघले तो पानी नदियों में ज्यादा आया और ज्यादा नदी पानी आएगा नदियों में तो वो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी समस्या को लेके आएगी और जब बाढ़ आती है कहीं पर तो क्या होता है? बड़ा नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, पेड़ पौधे, मिट्टी कटाव होने के कारण पेड़ पौधे टूट जाते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है? फिर वो पानी समुद्रों में जाके मिलता है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता है। ठीक, तो इस तरीके से ढेर सारी समस्याएं उभर कर हमारे सामने आती हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कारखानों का गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं जिससे जलीय जीवन और मानव जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर यदि जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैसे हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर में जो है बर्फ जो है तेजी से पिघल रही है। यमुनोत्री की बात कर लें, ठीक, यमुनोत्री हिमनद की बात करें तो ये भी बहुत तेजी से पिघल रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इससे बाढ़ जैसी समस्या उभर जाती है और लैंडस्लाइड होती है और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही है। बाढ़ आती है तो जगह जगह पर पानी खड़ा हो जाता है, मच्छर पनपते हैं, ठीक, बीमारियां फैलती हैं, लोग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, ठीक है, जान माल की हानि होती है। यदि समय रहते
पर्यावरण संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसके लिए हमें पेड़ लगाने, पर्यावरण का प्रदूषण कम करना है, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब है विविध रंग भारत के, एक पॉइंट दिया गया है ये किताब में। आप अपने कक्षा समूह में मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक पावर पॉइंट, पोस्टर, चार्ट या कोलाज तैयार कीजिए। ये बच्चों आपको खुद करना है। डू इट योरसेल्फ, अपने दोस्तों के साथ मिलके। हाँ, आपको हिंट के लिए यहाँ देखिए, जैसे आप पिक्चर दी गई है, इसको आप जो है एज ए हिंट आप ले सकते हैं और ऐसे ही एक कोलाज या जो है पोस्टर आप बनाकर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको भारत को एक मनुष्य के रूप में कल्पित करते हुए सुसज्जित करने का अवसर मिले। कवि ने तो क्या किया है, कवि ने भारत को माता का रूप दिया है। देखिए जैसे यहाँ चित्र दिया है, इसमें भारत को माता के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ कहा गया है माता नहीं, मनुष्य के रूप में कल्पित करना है। कल्पना करते हुए आपको उसको जो है क्या करना है भाई, उसको सजाना है। ठीक, तो आप अपने राज्य के किन सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, चिन्हों, पुष्पों का प्रयोग करके उसकी सजा करें। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने हरियाणा के पारंपरिक वेशभूषा, संस्कृति, आभूषण, चिन्हों का प्रयोग करके जो एक चित्र बनाया है। ये है चित्र हमारा। आप भी जिस भी राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर किस तरीके के पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं, किस तरीके की वेशभूषा में व्यक्ति त्योहारों पर दिखाई देता है, तो वो आप जो है सजाकर एक पोस्टर बनाकर भी दर्शा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारत पर आधारित एक डाक टिकट पोस्टर पुस्तक का एक आवरण पृष्ठ बनाइए और बताइए आप उसमें किन किन प्रतीकों को शामिल करेंगे। तो इसके लिए बच्चों ये पिक्चर दी गई है, आप इससे कुछ हिंट ले सकते हैं। आप भी इस तरीके की एक डाक टिकट या डाक टिकट नहीं बनाना चाहते तो पोस्टर बनाकर आप जो है अपनी नोटबुक में भी चिपकाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी की यात्रा। गंगा नदी, आपको पता है गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और उत्तर प्रदेश से होते हुए, और बात करें हम बिहार, बिहार से झारखंड, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका आपने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए रोचक यात्रा वृतांत लिखना है। आपने क्या करना है, यात्रा वृतांत में ऐसे लिखना है कि मानकर चलिए जहां से गंगा चली, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा चली, गंगोत्री ग्लेशियर से जैसे ही चली, जैसे जैसे नीचे उतरी और ऋषिकेश आई, हरिद्वार आई, हरिद्वार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों जैसे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, इनका जिक्र करते हुए पटना, भागलपुर और जो है वेस्ट बंगाल का कलकत्ता शहर का जिक्र करते हुए आपने यात्रा वृतांत लिखना है और अंत में दिखाना है कि किस तरीके से यह गंगा सागर में से होते हुए और जो है बंगाल की खाड़ी में मिल गई। इससे संबंधित ये चित्र मैंने दिखाया है। आप भी इस तरीके से, ये मैंने चित्र दिखाया, चित्र वृतांत है, आपने यात्रा वृतांत लिखना है। ठीक, जैसे कई बार लेखक अपनी किसी महत्वपूर्ण यात्रा का जिक्र करते हैं। जैसे पिछली जो 9th की किताब थी बच्चों, उसमें लहासा की ओर एक लेसन था, शायद 9th में या 10th में बच्चों, तो उसमें लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा की थी, तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा की थी। तो उसको यात्रा के दौरान क्या कठिनाई आई, क्या उसके अद्भुत अनुभव रहे, क्या क्या उसने चैलेंज फेस किए, तो वो सब उसने वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के जीवन, खान पान के बारे में इस लेसन में बताया। तो आप भी थोड़ा सा इस तरीके से जो है यात्रा वृतांत लिखेंगे 100 से 150 शब्दों में, हो सकता है कि ये आपके PT1 में भी आ जाए। ठीक, तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो का वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर की बात की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे व्याकरण की। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।